नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में मैं मनीष बयानी आप सबका प्यार भरा स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी की गहराइयों को भी नापा है और ऊंचाइयों को भी नापा है, और सिर्फ नापा नहीं है, उन पर काबू भी पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किन गहराइयों और ऊंचाइयों की बात कर रहा हूं, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आइए उनसे मिलते हैं और उन्हीं से हम जानते हैं कि ये कौन सी गहराइयां थी और ये कौन सी ऊंचाइयां थी। तो आइए मिलते हैं कमांडर अभिषेक कनकन जी से। सर, नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल कहानी हम सब की। सर, प्लेजर हैविंग यू हियर। जय हिंद। जय हिंद। सर बैठिए प्लीज। बहुत खुशी आपको यहाँ बुलाकर सर, और आपके बारे में बहुत कुछ हमने सुना है एंड बहुत एक्साइटमेंट है आपकी कहानी सुनने के लिए। तो सर, शुरू करते हैं आपके बचपन से। ओके, तो मैं बिलोंग करता हूँ एक्चुअली यूपी से। अच्छा। हाँ, बरेली ओरिजिनल सी है। एंड मेरा नाम जैसा आपने बोला अभिषेक कनकन। स्कूलिंग मेरी पहले एक्चुअली बरेली से ही शुरू हुई। ओके। और फिर मेरे पिताजी का गवर्नमेंट जॉब में थे। एक स्कूल है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, तो उसमें एवरी 6 मंथ्स ऑल इंडिया कंपटीशन होता है, और उस समय 22 स्टेट होती थी हमारी हिंदुस्तान में। तो 22 स्टूडेंट वो लेते थे। बाय एज मैं फिट बैठता था, और मैं बड़ा ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही था, कोई खास नहीं। और थोड़ी खुराफात है वो। बट जब मुझे मालूम पड़ा कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई स्कूल है, बोर्डिंग है, और वहाँ यूनिफॉर्म में रहेंगे और बंदूकें, आउटबोर्ड गेम्स, तो मैं बहुत एक्साइट हो गया। अराउंड 5 मंथ्स की मैंने ट्यूशन ली, और उसी से ही मैंने जाके एग्जाम दिया। एंड वॉट एवर रिटन एग्जाम क्लियर किया मैंने, इंटरव्यू भी क्लियर किया, मेडिकल भी किया, और मैं सीधे 5th से पहुंच गया 7th में देहरादून में। मेरे फैमिली से देयर इज नो बैकग्राउंड फौज का, कोई भी मुझसे पहले कोई भी फौज में नहीं था। इस साल 100 साल हो गए हैं स्कूल के। ये एक्चुअली शुरू किया गया था, ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था एज प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, सो दैट इंडियन आर्मी में और आर्म फोर्सेस में इंडियन ऑफिसर्स हो सके। पहले सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे और जवान हमारे होते थे। सो एज अ प्रोग्राम की ऑफिसर्स भी रहे। सो ये इंस्टीट्यूशन शुरू किया था 1922 में। फिर यहाँ से करके फिर सैंडर्स जाते थे यूके में फॉर द प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर कमीशन होते थे। और इंडिपेंडेंस के बाद फिर हमारा नाम हो गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। वो एक्रोनिम मेंटेन किया हमने, और इट इज अ फीडर इंस्टीट्यूशन टू एनडीए, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, जो आफ्टर 12th। सो नाउ इट इज 8 to 12th। हाँ, तो CBSE करिकुलम। So it is also a school with hardly 250 students. Every 6 months entry होती है, तो 10 क्लास होते हैं, 8 to 12th. And there are 3 squash courts, there is Olympic sized swimming pool, there is an indoor swimming pool, there are squash football fields, there is horse riding, and phenomenal facilities. And it is very subsidized by the government. Yeah, and even if you belong to a lower strata, there is scholarship also given to the people. So I mean, academics with personality development, that is something which groomed me actually. I'm sure. कितना इजी या टफ ये रहता था ये सारा सिस्टम फॉलो करना उस उम्र में, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है, हम देखते हैं कि एक बिल्कुल कुछ घंटों की स्कूल होती है, बस उसके बाद कोई बाकी डिसिप्लिन तो होता नहीं है। तो टफ था, इजी लगा, कैसा रहा? फर्स्ट तो एक होता है जब आप ज्वाइन करते हैं, तो होम सिकनेस इज देयर व्हिच इज नॉर्मल बिकॉज यू आर यूज्ड टू बीइंग होम। सो फर्स्ट बैरियर इज दैट होम सिकनेस। वंस यू ओवरकम दैट, उसके बाद फिर सीनियर्स भी होते हैं, आपको हर चीज सीखनी है, मेस में कैसे खाना है, यूनिफॉर्म कैसे पहननी है, मार्चिंग कैसे करनी है, और सबके नाम याद करने होते हैं स्कूल में। कॉलेज नेम्स आपको रिमेम्बर करना है सबके। नॉट अ बिग स्ट्रेंथ, बट हाँ, फिर भी तो वो आपसे पूछते रहेंगे कि ये क्या है, वो फिर पीटी वगैरह होती है। तो इनिशियली प्रॉब्लम, फर्स्ट टर्म एक मेजर रहता है जिसमें कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, कोप अप नहीं कर पाते हैं। एंड ऑफ कोर्स रैगिंग
नॉट अ कन्वेंशनल रैगिंग, यहाँ पे फिजिकल फिटनेस वाली रैगिंग, जैसे आप पुशअप करेंगे या आप रोलिंग करेंगे, हाँ। तो दैट काइंड विच बिल्ड्स यू अप, बट वो भी उस समय आप अगर यूज्ड टू नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। बट जैसे आप क्लास बढ़ते जाते हैं देन इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। फैसिलिटीज, खाना बढ़िया था, मतलब हमारे लिए धोबी एंड ऑल अरेंजमेंट, जो हमें सिर्फ वॉश करना होता था अपने अंडरगारमेंट्स एंड सॉक्स वाज जो हमें वॉश करना था। देयर वर पीपल टू मेक अ बेड, टू पॉलिश अ शूज, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछे तो फैसिलिटीज वर बेटर देन व्हाट आई गॉट इन द नेवी लेटर ऑन। ओह, अच्छा, वाह। तो मतलब ये बचपन में ही ये सारी आदतें आ जाती है और वो शायद आगे चल के आप हाँ, तो ग्रूमिंग काम में जितने आती आप यंग एज में जैसे आप ग्रूम होते हैं जी। वो इतना इजी एक तो लर्न करना होता है, और फिर वो आप क्या जैसे आप लेट होते जाते हैं उतना फिर मुश्किल होता है ढलना। ये नहीं कि जो लोग बाद में आते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं फौज में, बट हाँ उनके लिए फिर थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है बात। एंड आई वॉज अ गुड व्हाट डू यू कॉल स्टूडेंट, एवरेज, नॉट द बेस्ट बट प्रीटी गुड। हाँ। आउटबाउंड्स, बॉक्सिंग वगैरह, स्पोर्ट्स में भी बास्केटबॉल ये सब खेलता, पढ़ाई में भी ठीक ही था। तो फिर एनडीए के एग्जाम देते हैं हम, उस समय 11th के बाद होता था। हाँ, हाँ। तो बस हमारी पूरी क्लास फिर हम लोग गए एनडीए के एग्जाम, एंड एंट्री इनटू एनडीए इज लाइक एनीवन एल्स, देयर इज नो स्पेशल प्रेफरेंस। अच्छा, कोई स्पेशल कोई प्रेफरेंस क्या स्पेशल, स्कूल से हाँ आए? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको बाहर की तरह फिर से रिटन एग्जाम, ओके, फिर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, करेक्ट, फिर मेडिकल, करेक्ट, फिर मेरिट लिस्ट, वैसे ही करना होता है। करेक्ट। तो हम लोग देकर आए एग्जाम, और फिर रिजल्ट आया तो मैंने रियलाइज किया आई हैड फेल्ड। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आई हैड फेल्ड द रिटन। So that was the first shocker कि भाई can't take it for granted. So then anyway we started preparing अपना 11th का एग्जाम दे दिया, क्योंकि वो 11th से पहले ही हम कर सकते थे। फिर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया, तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट दिया, इन दैट आई क्लियर द रिटन। ओके, फिर एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है 5 दिन का, जी, इन विच सी आर्म फोर्सेस और बाकी जॉब्स में ये फर्क है कि इन आर्म फोर्सेस लाइफ इज एट स्टेक, your own life, your men's life, yes, and your borders and your national interest. So which is why the officers are most important, so that you have to take people to the harm's way. आपको पता है भाई वहाँ पे आपको मौत हो सकती है, या इनएविटेबल है, या आप माइंस फील्ड से जा रहे हैं, या आप समुंदर में हैं, सी में हैं, या फाइटर एयरक्राफ्ट में हैं, या कुछ भी है, या पैराड्रॉप कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड ऑफ इट हम कोई सुपरमैन तो है नहीं। तो हाउ टू मोटिवेट आवर मेन टू गो इनटू दैट स्टेट, सो ऑफिसर्स के पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे हैव टू कम ओवरकम देयर ओन फियर्स, एंड देन दे हैव टू इंश्योर कि द पीपल आर आल्सो मोटिवेटेड। तो ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 5 दिन का ये होता है। इसमें आपकी इंटेलिजेंस चेक करी जाती है, साइकोलॉजी चेक करी जाती है, वेदर ये पॉजिटिव माइंड है कि नेगेटिव है। तो वो इनिशियल वही पहले स्क्रीन करते हैं, साइकोलॉजी और इंटेलिजेंस। जो लोग उसमें, फिर वो जो नहीं क्वालिफाई होते हैं उनको वापस भेज देते हैं, जो क्वालिफाई होते हैं उन्हीं को ही आगे होता है। उसमें होता है ग्रुप टास्क, जैसे कि आप ग्रुप में हाउ डू यू डू थिंग्स, क्योंकि आफ्टर ऑल कोई इंडिविजुअल तो कोई नहीं कर सकता, आपको सबके साथ करना है। तो वो ग्रुप में बांट देते हैं, तो वो देखते हैं कि आप ग्रुप में कोई टास्क दिया गया कैसे करते हैं। फिर एक कमांड टास्क टाइप होता है कि आप लीडर हो और ये ग्रुप है। फिर ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, फिर स्पीचेस होती है, फिर आपका एक इंटरव्यू भी होता है जिसमें ऑल राउंड योर एकेडमिक्स, करंट अफेयर्स, व्यूज अबाउट वर्ल्ड इवेंट्स, सब कुछ होता है। सो इट्स अ वेरी मतलब, और 3 अलग अलग एसएससीज होते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, वो इंडिपेंडेंटली आपको असेस करता है। फिर एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, वो आपको ग्रुप जो आउटबाउंड एक्टिविटीज में देखता है। एक इंटरव्यूअर होता है, हाँ, वो अलग आपको एसेस करता है। तो फाइनल डे में ये तीनों आके बैठते हैं, फिर एक एक करके सबका डिस्कस करते हैं, आपको ये कैसा लगा, क्या क्वालिटीज है, क्या क्वालिटीज है, एंड देन द सिलेक्शन इज देयर, रिगरस एंड वेरी साइंटिफिक। हाँ, सो लाइक वी वर अराउंड 72 ऑफ अस हु जो एसएसबी के लिए आए थे। अल्टीमेटली ओनली 5 ऑफ अस क्लियर्ड। हाँ, और फिर मेरिट लिस्ट के बाद तो हम लोग फिर 3 ही लोग ने ज्वाइन कर पाए थे, मेडिकल और उसके बाद। So it's very scientific. एक सवाल, but before that I flunked my SSB ये second time. Oh my God. And it was a real shocker for me because suddenly I was on the road. I had been to this lovely school, parents had put in all effort, और मैं 11th
तक था ये, क्योंकि एनडीए आफ्टर 11th होता था, हाँ हाँ एंड बाकी सब कुछ आपको करना 12 के बाद। हाँ तो बाहर एडमिशन भी मिलना मुश्किल था, कोई आपको 12th में लेता नहीं, बट समहाउ माय डैड गॉट मी इनटू आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं, ओके दैट्स दिल्ली में, हाँ। हाँ, द आर्मी पब्लिक स्कूल Correct. धौला कुआं। एंड उसके समय मैं अपना एसएसबी फेल हुआ अगस्त में, हाँ सो आई वाज नॉट सीरियस अबाउट 12th हाँ because I thought I will get through and there's no reason for me not to get through. So I only had some 6 months left for 12th. तो फादर ने बोला कि it was shock for everyone, even my friends and everyone. He said you drop a year. तो I said नहीं, मैं कर लेता हूँ, मुझे एक एक्सपोजर भी मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक I was in RAMC, so बाहर का एक्सपोजर नहीं था. If I don't get good marks in 12th, then I will repeat it. So agreed, so tuition लगा के again it started, and when my 12th results came, I couldn't believe the amount of marks I got again. But I had put in with my back against the wall, तो काफी मेहनत करी थी, and I got a good Wow. percentage. वाह But ऐसे कि मैंने in a way इंटीग्रेशन पहले सीखा, डिफरेंशिएशन बाद में बाद में सीखा, क्योंकि वो 12 का सिलेबस जल्दी क्रॉस हो जाता है। राइट तो ये इसको कंटिन्यू रखने का पहले एक बार प्लांक हुए, फिर वापस प्लांक हुए, तो वो क्या बात थी सर कि जिसने आपको ये बनाए रखा कि नहीं मुझे बस ये करना है तो करना है, वो क्या बात थी? हाँ, एक तो बहुत शौक था, जी डिप्रेसिंग भी था, मैं काफ़ी टेंशन था, बिकॉज पेरेंट्स और सबके पास स्ट्रेस आ जाता है बच्चे पे, एंड मुझे खुद ही लग रहा था कि मैंने क्या किया। तो बट डेस्टिनी भी कोई चीज़ होती है, बट यस, फिर उसको हार्डवर्क से कोई और तरीका था नहीं। बीच में मैंने भी सोचा कि नहीं, अब मैं और नहीं पढ़ूंगा, बिजनेस कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो सब फीलिंग्स आई, बट लकीली सब फिर अलाइन हो गया, और मैंने फिर काफ़ी मेहनत करी। तो फिर 12th का हो गया। 12th के बाद जब मेरे पेरेंट्स ने अच्छे नंबर देखे, तो उन्हें लगा ये बंदा तो कर सकता, तो बोला आईआईटी की पढ़ाई करो। अच्छा सो वो फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स आउटबाउंड एंड फौज की तरफ हूँ। सो नेवी की एक स्कीम थी उस समय, ओके 10+2 टेक्निकल स्कीम, अच्छा जिसमें क्या था कि आपको नेवी में आई विल जॉइन एज अ कैडेट इन नेवल एकेडमी इंस्टेड ऑफ एनडीए, और आप 4 साल बीटेक करेंगे। अच्छा तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया, एंड दैट वाज बेस्ड ऑन 12th मार्क्स, हाँ, पीसीएम एंड इंग्लिश एंड लाइक दैट। सो माय मार्क्स वर अबव देयर कट ऑफ एंड ऑल। तो ऑल्दो मैंने बाहर एडमिशन लिया करोड़ीमल कॉलेज इन दिल्ली इन केमिस्ट्री ऑनर्स, बट फर्स्ट लव तो फौजी था। सो आई वेंट फॉर दिस एसएसबी, वहाँ मेरा सब हुआ नॉर्मल। फिर लास्ट में इंटरव्यू होता है एक्चुअली, तो इंटरव्यू चल रहा था, तो फिर एंड में इंटरव्यूअर ने ऐसे ही पूछा कि ओके एनीथिंग यू वांट टू आस्क। तो मैंने बोला एक्चुअली आई वांट टू आस्क कि मैं पिछले एसएसबी था, तो मैं फेल हो गया था, आपको क्या लगता है कि मेरे में क्या कमी है कि मैं फेल हो गया हूँ? क्योंकि अब उन्होंने भी एसेस कर लिया है, पिछले वाले का तो पता नहीं था। मतलब यू फ्लंक्ड। तो उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ मुझे बोली कि कई बार क्या होता है, आपके पास ज्वेल्स होते हैं, बड़ा आपने जेब में रख रखे हैं या लॉकर में रख रखे हैं, तो आप दिखाई नहीं पाते हो दुनिया को। तो जब तक आप अपनी ज्वेल्स दिखाओगे नहीं, तो लोग आपको परखेंगे कैसे? तो हो सकता है आपने पिछले एसएसबी में अपनी क्वालिटीज नहीं दिखाई। तो वेरी नाइस। एंड फिर इस एसएसबी में मैं क्लियर किया, मेडिकल सब कुछ हो गया, और मेरिट लिस्ट 250 की थी, और सिर्फ 70 ही लेने थे उन्हें, एंड इन दैट आई वाज इन द फर्स्ट 4। Wow. So it was a turnaround. Complete turnaround हो गया। हाँ। Wow, superb. So फिर आपकी वो ट्रेनिंग वहाँ पर शुरू हो गई नेवी के लिए? हाँ, नेवी में पहले हम गोवा में नेवल एकेडमी थी, वहाँ 6 महीने नेवल ओरिएंटेशन था। उसके बाद फिर हम लोनावला आ गए, जो कि खंडाला के पास, खंडाला इज मोर फेमस, आरती क्या खंडाला। आप आए गए हम खंडाला। तो 4 साल यहाँ पे इंजीनियरिंग हुई। एक है, तो इस एंट्री को बोलते हैं नेवल इंजीनियरिंग कोर्स, NEC। तो मैं 5th बैच था, NEC 5। तो यहाँ पे पढ़ाई तो होती है, मगर उसके साथ बाकी चीज़ें भी खूब होती है जैसे कि फिजिकल्स एंड ये एक सॉर्ट ऑफ हिल स्टेशन है, एंड यहाँ पे 4 महीने बारिश रहती है, और लोग बॉम्बे से हर जगह से आते हैं ना, खंडाला लोनावला जाएंगे, एंड इट इज़ बहुत ही सुंदर, क्लाउड्स ये वो सब बहुत सुंदर है, जब तक कि आप वहाँ पे रह नहीं रहे हो।
और ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमें ट्रेनिंग करना है तो हमें दौड़ने जाना है, स्पोर्ट्स खेलना है, वो तो ठीक है। फिर कपड़े गंदे और गीले होते हैं, वो हमें ही धोने पड़ते थे, ठीक है। और वाटर एवरीवेयर, हमारे नलों में कम पानी आता था, वो भी एक इशू था। और फिर कपड़े सूखते नहीं थे। तो इनफैक्ट देयर वर टाइम्स कि हम लोग निचोड़ के कपड़े रात को डाल दिए, नहीं सूखे, गीले ही पहनते थे, हमारे बॉडी टेम्परेचर से कपड़े सूखते थे। हाँ, तो वो पार्ट काफी टफ, फंगस लग जाता था। सो बट इट वाज मतलब गोइंग थ्रू इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन हाइंडसाइट, ठीक है। हमारे सीनियर्स हम वर नॉट सो काइंड टू अस, और हम भी अपने जूनियर्स के लिए इतने काइंड नहीं थे। बट ये तो मतलब टफ बनाने का शायद एक तरीका ही रहा होगा कि बहुत ज्यादा पैम्पर तो कर नहीं। करेक्ट। फौज में मतलब दैट्स व्हाई से रैगिंग अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है। रैगिंग आप सीनियर लेता है मजे लेने के लिए, फौज में इट इज पनिशमेंट्स एंड ऑल, आपको बिल्टअप करने के लिए, सो दैट यू कैन फेस एनीथिंग टुमारो, एनीथिंग। यू कैन बी ऑफ द लैंड विदाउट एनी रिसोर्सेज, हाउ टू फाइंड इट। आप नाली क्या कहते हैं, स्ट्रीम से भी पानी पी सकते हैं, बाहर सो सकते हैं, बिना खाए भी रह सकते हैं, बिना स्लीप के भी रह सकते हैं। तो वो सब की देखते हुए ये सब, और फिर आपको अपने मेन भी लीड करने हैं। सो अभी 25 कोर्सेज हो गए नेवल इंजीनियरिंग कोर्स के। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स फॉर द नेवी, क्योंकि आप टेक्निकली भी ट्रेन कर रहे हैं एंड एज अ लीडर भी आप ट्रेन कर रहे हैं। तो सर, ये जो ट्रेनिंग की आप बात कर रहे थे, कुछ ऐसे किस्से जो आपको हमेशा याद रहे हो उस ट्रेनिंग के दरमियान? काफी सारी चीजें होती होंगी, तो सर कुछ उसके बारे में अगर आप बताएं हमको। श्योर। हाँ, पहली चीज जो मेरे दिमाग में आती है, हम लोग को एक चीज हमारे सीनियर्स देते थे, राउंड द क्लॉक रिपोर्टिंग। अच्छा। हाँ, मतलब राउंड द क्लॉक मतलब ठीक है, अपना डेली रूटीन तो हो गया। हाँ। फिर रात को वो बोलेंगे कि मुझे 12 बजे आके रिपोर्ट करना, फिर 2 बजे आके रिपोर्ट करना, अगर कुछ गड़बड़ रात में। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफिशियली नहीं था, ये अनऑफिशियली रहता था। बट ठीक है, हम लोग सीनियर है तो भाई सीनियर है गॉड्स, तो आपको करना ही है। तो लोनावला में जैसे मैंने आपको बताया बहुत बारिश होती थी, तो और वो चलती ही रहती थी, पार्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे कोई नाइट रिपोर्टिंग मिली थी। तो सीनियर्स की डॉर्मेट्री अलग थी, एक पैरापेट था, एक तरफ सीनियर्स की डॉर्मेट्री थी और दूसरी तरफ हमारी थी। तो कोई मैं अलार्म लगा के फिर 12-1 बजे रात को फिर मैं गया रिपोर्ट करने। तो मैं ऐसे घूम के जाना होता था, ऐसे घूम के गया उनके डॉर्मेट्री में, और बैक डोर से जाना होता था, क्योंकि ऑफिशियली अलाउड नहीं है, तो आगे से आप नहीं जा सकते। ड्यूटी ऑफिसर रहता था, उसने देख लिया तो सीनियर की भी खैर। हाँ। सो मैं गया तो दरवाजा खुल नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा धक्का दिया तो पानी आने लगा। एनीवे मैं अंदर गया, देखा कि पूरा डॉर्मेट्री पानी से भर गया था। एंड इट वाज ऑलमोस्ट, जब बेड लेवल है, बेड लेवल तक ऑलमोस्ट पानी था। हाँ, क्योंकि वो पीछे हिल थी, तो भरते बारिश में वो भर गया। तो मैंने देखा, अरे ये तो, और इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स भी रहते हैं इधर उधर। तो मैंने फिर जिसको रिपोर्ट करने को जगाया, हाँ टेल मी सर, वो तो सब ठीक है, पूरा आपको डॉर्मेट्री भर गई है। और सबके ट्रंक्स रहते थे बिस्तर के नीचे। तो सडनली फिर सीनियर डॉर्मेट्री में सब उठ गया, अरे ये क्या हो गया, सब ट्रंक उठाने लगे, ये वो सब फ्लडिंग हो गया। उसके बाद 1 हफ्ते तक तो कपड़े ऐसे ही। तो दैट वे दे सेड, सी देखा, तभी तुम लोग को नाइट रिपोर्टिंग देते हैं हम, जिससे कि सब कुछ ठीक रहे। ऐसे ही होता था। तो जैसे हम लोग पीटी करेंगे, रोलिंग वगैरह होगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो वो वॉश हमें ही करना पड़ता था। तो वॉश तो वो कभी, और हर मतलब मस्टर होता है, जैसे कि ये फॉलन वो फॉलन स्पोर्ट्स, तो आपकी ड्रेस बिल्कुल इमैकुलेट होनी चाहिए। नेवी में ड्रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और वाइट ड्रेस होती है हमारी। हाँ, तो वो कई बार होता नहीं था, तो हम लोग खुराफात करके एक दूसरे के कपड़े गायब कर लेते थे, पहन लेते थे। अरे बाप रे। तो हम लोग सब अपना मार्किंग वगैरह करके रखते थे कि भाई कोई और ना ले जाए। तो आपने एंजॉय भी काफी किया है ट्रेनिंग में। और ऑल्दो हमें बहुत अच्छा खाना मिलता था फौज में, फूड इज गुड, मगर इतनी एक्सरसाइज करते थे कि हमेशा हम लोग को भूख तो लगती रहती थी, और ऐसी फ्रीडम भी नहीं थी कि आप मार्केट गए और चिप्स ले आए या कुछ ले आए। तो किसी के पेरेंट्स मिलने आते थे किसी संडे, या कोई
संडे को बाहर गया तो लेकर आया, तो हमें मालूम पड़ जाता था इसके ना ट्रंक में कुछ खाने का माल है, और सब लॉक वॉक करके रखते थे। तो मैं थोड़ा ज़्यादा खुराफाती था तो मैं फिर जब सो जाएंगे लोग 10:30-11 बजे ना, तो एक कोई और दोस्त गया, भूख लग रही थी, हाँ यार क्या करें यार, उसके घर से सामान आया है, ठीक है। तो देखा ना सोच आ गया ना, तो फिर हम लोग चुपके से अब रात को निकलेंगे दोनों, पहले वो चाबी ढूंढनी है कि उसने लॉक की चाबी कहाँ रखी है, तो उसको तकिए के नीचे, बिस्तर, ये वो। कुछ लोग तो अपने पजामे के नाड़े के साथ बांध के रखते थे चाबी पता है कोई ना कोई आएगा ले जाने तो फिर चाबी मिल गई, फिर अब वहां पे खोल नहीं सकते हैं, तो उसका धीरे से बिस्तर के नीचे से ट्रंक उठाएंगे और फिर बाहर ले जाएंगे। अरे बाप रे, ट्रंक ही पूरा। हाँ, और फिर कई बार चाबी नहीं मिलती थी, मगर लंबे ट्रंक होते थे, तो एक ही लैच, 2 लैच होते हैं, अगर आपको आजकल तो होते नहीं, बट वो मेटल ट्रंक्स होते थे। तो एक बंदा ना ऐसे करके ना उसका मुंह थोड़ा सा खोलेगा एक साइड से, और फिर मैं हाथ डालूंगा अंदर, किधर है खाने का, ऐसे करके निकालेंगे खाने को बोले इतना मिले, मगर वो एक्साइटमेंट जो रहता है कि आज हमने किसी के साथ चुरा के खाया, बट खाना चुराना वाज अलाउड नथिंग, मतलब दैट वाज एक्सेप्टेबल थिंग, नॉट मनी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट हाँ किसी के कपड़े या खाना वाज एक्सेप्टेबल की कर सकते हैं, बट पकड़े गए तो फिर गए पनिशमेंट तगड़ी। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, टफ रहता था, मगर एक बहुत कॉमरेडरी हो जाती है। और वो जब आप हार्डशिप एक साथ जब आप करते हैं, तो वो जो बॉन्डिंग होती है वो फिनोमिनल होती है। कि मतलब अगर मैं अपने कोर्समेट, हम बोलते हैं फौज में, तो कोर्समेट से अगर 10 साल भी बात नहीं किया, वो कहीं पोस्टेड है, मैं किधर हूँ, ये वो, अगर 10 साल बाद भी अगर मालूम पड़ा अरे वो इसी सिटी में, या मैं जैसे दिल्ली गया, वो वहाँ पे पोस्टेड है, तो मतलब मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी कि रात के 2 बजे भी जाके उसकी बेल बजा के, हाँ भाई क्या कर रहा है, थोड़ा चाय पिला, क्या चल रहा है लाइफ में। तो दैट काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग इज देयर फॉर लाइफ। ये जो इससे एक और बात मुझे याद आती है कि इतनी टफ जो ट्रेनिंग होती है, इतनी टफ लाइफ होती है ट्रेनिंग के दरमियान, तो ये कैसे कंटिन्यू हो पाता है? जैसे हम तो कई बार सोचते हैं कि चलो जिम ज्वाइन कर लिया, 2 दिन 4 दिन चले गए, उसके बाद वो जो था वो सब निकल जाता है पूरा जोश। तो ये कैसे सर आपका ये मेंटेन रहता है इतने वक्त तक कि आप लोग इतना एंड्योर कर पाते हो, ये जितना पेन एक्सरसाइज वगैरह का? ओके, एक्चुअली पहला डिफरेंस आता है जब हम ज्वाइन करते हैं। जी। तो ज्वाइनिंग के बाद कल्चर शॉक कई लोगों का, जिन्होंने आउटडोर्स नहीं किया हुआ है, उनके लिए होता है। तो कुछ लोग पहले 1-2 महीने 3 महीने में छोड़ देते हैं, बिकॉज वो कोप अप नहीं कर पाते। उसका धीरे धीरे वो आपका वे ऑफ लाइफ बन जाता है। तो टफ होता है, बट आपकी बॉडी भी ट्यून अप हो जाती है, स्ट्रेंथ भी आ जाती है और बढ़ती रहती है, तो आप इंजॉय भी करने लगते हैं। जैसे कि मॉर्निंग पीटी होती है, तो हम लोग कुछ लोग रनिंग में चले गए, तो जैसे कि मैं रनिंग में थोड़ा अच्छा था, तो करते करते फिर सीनियर्स भी देखते हैं ये अच्छे लोग हैं, तो जैसे मैंने मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया। हाँ, 42 को तो आईएनएस शिवाजी में हमारा मैराथन होता था। अच्छा। हाँ, तो स्पोर्ट्स मीट्स भी होती है, तो वो हम एंजॉय करने लगते हैं। स्पोर्ट्स जैसे शाम को होते हैं, तो वो हम एंजॉय करने लगते हैं। कुछ स्किल्स भी डेवलप कर लेते हैं, टेनिस हो गया, स्क्वॉश हो गया, रनिंग हो गया, दैट वे। हाँ, जैसे आपने बोला बाहर और एक ग्रुप में रहते हैं, तो एक चीज आप, जैसे अगर आप 10 किलोमीटर भी दौड़ पाते हैं अपने आप, बट ग्रुप में आप 20 कर लेंगे। हाँ, सो वो एक ग्रुप वाली फीलिंग आ जाती है, तो वो रहता है। हाँ, जैसे आपने बोले कि आप जिम जाते हैं और थोड़े दिनों बाद वो हो जाता है, तो उसका एक मंत्रा मैं आपको और सबको देना चाहूंगा कि फौज में हम लोग एक फॉलो करते हैं बडी सिस्टम। बडी सिस्टम, सो बडी एटलीस्ट 2 ऑफ अस। हाँ, तो कोई भी मिशन या कोई भी चीज के लिए हम किसी को अकेला नहीं भेजते हैं, हमेशा एटलीस्ट 1 पर्सन शुड बी विद हिम। दैट इज बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ऑल्सो, सिक्योरिटी ऑल्सो, और वो करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि लाइफ में अगर आप कोई आपका पैशन है, कोई हॉबी है, या कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जैसे जिम हो गया, अब जिम थोड़े दिन जाके सोएंगे, कल रात को लेट सोया था, कल चला जाऊंगा, वो मेरे साथ भी होता है। सुबह उठते हैं तो इंसान को लगता है। तो अगर एक बडी हो, तो जैसे हम दोनों हैं सपोज, तो हम जिम जाते हैं, तो सुबह एक बार, हाँ मैं आपको कॉल करूंगा, चल रहा है? आप बोले हाँ चलते। मैं कहूँगा नहीं यार, आज मन नहीं है ना, लेट नाइट हो गया था। नहीं चलना, कोई बात नहीं यार, विल जस्ट गो एंड कम बैक।
तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप महीने में 10 दिन जा रहे थे, सडनली वो शूट अप हो जाएगा 20, एंड एक साथ में टीम टाइप हो जाता है। तो ये लाइफ में हम सबको एक ये बड़ी सिस्टम वाला अपना फाइंड करना चाहिए। अगर आप कुछ इवन रोबोटिक्स और एनिमेशन या एनीथिंग यू डूइंग, हैव वन बडी एटलीस्ट, इट विल हेल्प यू। दैट इज ग्रेट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक बड़ी हो तो काफी कुछ लाइफ में हम साथ मिलकर कर लेते हैं, और यही शायद भावना यहाँ पर डेवलप हो जाती है साथ में Correct. ट्रेनिंग करते हैं। यस। तो सर ये अब ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, उसके बाद आप कमीशन होते हैं एज एन ऑफिसर, Yes. राइट? तो फिर आप किस तरह से आगे आपकी जर्नी रही, क्या हुआ ट्रेनिंग के बाद? Okay, yes, and of course, motivation for all this training is that one day I'll become a commissioned officer. Absolutely. I'll get stars on my shoulder. I will get stripes. Navy में stripes होते हैं. So then I क्या कहते हैं, will have responsibility to lead men. जैसे नेवी में हम लोग शिप पे जाते हैं. So ये एक मोटिवेशन इसके लिए भी रहता होगा कि आप इतना पेन ट्रेनिंग का एंड्योर कर पाते हो कि आगे चलकर मैं ये देश की सेवा करूंगा। यस, डेफिनेटली दैट इज अ बिग मोटिवेशन। सो और वही दैट्स व्हाई द ट्रेनिंग इज टफ, जिससे कि आप आगे लाइफ में, क्योंकि इवन जैसे लोग कुछ सोचते हैं कि लड़ाई नहीं है तो फौज का क्या काम है, नेवी का क्या काम है, कुछ लोग बोलते हैं कि टैक्स पेयर्स मनी जा रहा है। तो जैसे नेवी में आपको बता देता हूँ, नेवी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है। हाँ, कि जो नेबरिंग कंट्री या कुछ, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन समुंदर ही है। तो जब शिप एक चलता है या सबमरीन एक जाती है, वो इट इज लाइक अ सिटी। जैसे एक सिटी को रन करते हैं हम, वैसे ही वो शिप को सस्टेन करना पड़ता है। आपको अपनी पावर जनरेट करनी है, आपको अपना ही पानी कुछ ले जाते हैं, अपना ही पानी गंवाना है, आपको इंश्योर करना है जितने लोग हैं क्रू, उनको खाना मिले टाइम से, उनके लिविंग कंडीशंस ठीक हो। फिर उस चक्कर में आपका एयर कंडीशनिंग हो गया, फिर सेफ्टी ऑफ द शिप, सारे पंप्स ठीक चल रहे हैं, कहीं पे छेद हो गया तो आपका शिप डूब जाएगा। फिर वॉर प्रिपेयर्डनेस, आपके सेंसर्स, आपके रडार्स, आपके सोनार्स, then your missiles, your torpedoes, so detection system. So जब हम सेलिंग करने जाते हैं तो it is a war scenario for us every day once we go sailing. Only difference between war and non-war is कि war में एक डर ये है कि दूसरे का मिसाइल हम पे आ सकता है या टॉर्पेडो हम पे फायर हो सकती है, वही फर्क है। वरना ऑपरेशनल रेडीनेस हम लोग शिप्स पे जाते हैं and it is like that only for us. So we are always ready. एंड हम एक्सरसाइजेस भी करते हैं नेवी में कि हम दो सॉर्ट ऑफ टीम्स बना देते हैं लेमैन में, और सिमुलेट करते हैं कि आप इस एरिया में अब हैं, अब आपको एक दूसरे का अटैक करना है। तो एक्चुअल फायर नहीं करते हैं, बट प्रैक्टिस वाले मिसाइल्स या ऑन पेपर आपने कहाँ डिटेक्ट किया, कैसे स्टेल्थ रखा, वैसे चलता रहता है, जिससे कि वी होन अ स्किल्स। सो हम हमेशा ही लड़ाई के लिए रेडी रहते हैं। मेरे ख्याल से जीवन के लिए भी ये बहुत जरूरी है। क्या कहना है सर आपका कि हमें भी हर चीज के लिए लाइफ में रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए? बहुत जिंदगी एक आशीर्वाद है, मगर टफ भी है, और ये दुनिया फेयर भी नहीं है, क्योंकि आप इट्स नॉट अ सिंपल मैथ्स कि आपने 2+2 किया 4 मिल जाएगा, नहीं। सो इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल, और आप अपने आप को जितना बुलंद करेंगे, अपने माइंड को जितना पॉजिटिव और अपने अंदर हंगर रखेंगे कुछ अचीव करने का, एंड सेम टाइम आप रुकावट या डिफीट के लिए भी रेडी रहेंगे, क्योंकि जो हम चाहते हैं हमेशा होता नहीं है। तो तभी आप सस्टेन कर पाएंगे। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखें। जैसे हम फौज में हमारी प्रेयर टाइप में होता है, फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली अवेक एंड मॉरली स्ट्रेट। The 3 mantras which are there. So mentally, yeah. तो आप फिर ज्वाइन करने के बाद आप सबमरीन्स वगैरह पर भी आपका जाना हुआ, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस सर कैसे रहे? Okay. वहाँ की कुछ यादें, अगर आप कोई ऐसे मोमेंट्स जो आपको हमेशा, चाहे वो कोई लो पॉइंट हो, चाहे वो कोई हाई पॉइंट रहा हो।
वाह, कितनी मजेदार बातें कमांडर अभिषेक ने हमारे साथ शेयर की। और सिर्फ मजेदार ही नहीं, लेकिन बहुत सोचने वाली बातें। तो वो क्या बातें थी जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया? सबसे पहली बात तो ये कि कमांडर साहब ने बताया कि जब वो अपने आर्मी स्कूल की बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वहां एकेडमिक्स पर तो फोकस था ही, लेकिन एकेडमिक्स के साथ साथ लाइफ स्किल्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। जैसे उन्होंने कहा कि स्पीच देना या अपने कपड़े खुद साफ करना या एक्सरसाइज जिससे उनकी फिजिकल एजिलिटी बढ़े, ये सारी बातें वहां पर उन्होंने की। और इससे उन्होंने कहा कि उन्होंने वो सारी लाइफ स्किल्स सीखी जो उन्हें आगे चलकर बहुत काम में आई। एक और बात उन्होंने कही और वो ये थी कि जीवन में जितनी जल्दी ये लाइफ स्किल सीखी जाए उतना ही आगे चलकर फायदा होता है। तो दोस्तों, हम ये सोच रहे थे कि क्या ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की जो स्कूल्स है वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए? क्या हम इसे अपने जीवन में नहीं ला सकते? क्या लाइफ स्किल्स हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है या हमारे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है? हम एज पेरेंट्स एकेडमिक्स पर बहुत फोकस करते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स के साथ साथ क्या हम अपने बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं? और ये तो हम बहुत अच्छी तरह से घर पर ही कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये लाइफ स्किल्स है क्या? देखिए, छोटी छोटी बातें हम अगर हमारे बच्चों के साथ करें, जैसे उन्हें हम रिस्पॉन्सिबल बनाए कुछ चीजों के लिए, अपनी किताबें, अपने जूते, अपने खिलौने, अपने कपड़े, इन सारी चीजों का ख्याल रखने के लिए अगर हम उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाएं तो इनसे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका अपना टाइम मैनेजमेंट, जैसे कब खेलने जाना है, कब पढ़ाई के लिए बैठना है, कब और सारे दूसरे काम करने, इन सारी बातों के लिए अगर हम उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाएं तो ये इन छोटी उम्र से ही बहुत कुछ सीखने की शुरुआत कर देंगे। हम उन्हें मनी मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आजकल तो बच्चों के सेविंग्स अकाउंट भी बैंक में ओपन होते हैं। हम उन्हें एक वॉलेट दे सकते हैं, किस तरह से वॉलेट में पैसे रखने हैं, या अगर कहीं बाहर जाते हैं तो कैसे पैसे देने होते हैं, कितने पैसे वापस लेने होते हैं, ये सारी बातें हम हमारे सुपरविजन में उनसे करा सकते हैं। हम तो कई बार ये भी करते हैं कि अपने बच्चों को कहते हैं कि चलिए आज आप चाय बना दीजिए, हम साथ खड़े रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें जरूर लगती है, लेकिन जीवन में आगे चलकर बहुत ज्यादा काम में आती है। कुछ हम उन्हें डिसीजंस लेने दे, छोटे छोटे डिसीजन, कोई बड़े डिसीजन की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो हमने उनसे कह दिया कि आप टेबल बुक कराओ, या मेनू क्या होना चाहिए, क्या हम खाएंगे, या कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप लोकेशन डिसाइड कीजिए कि कहां घूमने जाना है। ये छोटे छोटे डिसीजन होते, लेकिन इनसे हम उन्हें लाइफ के बड़े डिसीजन लेने के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। और एक बात कर सकते हैं, जैसे घर में अगर हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, हम बच्चों को हमारे डिस्कशन में इन्वॉल्व करें। चाहे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हो, चाहे हम साइंस की बात कर रहे हो, चाहे हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हो, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो, बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनसे उनके ओपिनियन पूछे, और इससे हम उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन लाइफ में आगे चलकर बहुत काम में आती है, और इन्हीं से हम हमारे बच्चों की एक ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। मुझे बड़ा शॉक सा लगा था जब कमांडर अभिषेक ने बताया कि वो 2 बार फेल हुए थे, एक बार रिटन टेस्ट में और दूसरी बार एसएसबी की एग्जाम में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसके बाद उसी क्षेत्र में टॉप कर दिया। 70 कैडेट्स थे, 70 में से सिर्फ 3 सिलेक्ट हुए, और कमांडर अभिषेक उन 3 में से एक थे। ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है शुरू में शायद उन्होंने थोड़ा सा लाइटली ले लिया हो और इसलिए शायद वो क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपको याद हो तो उन्होंने ये कहा था कि जब 12th की एग्जाम हुई, 12th की एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और घर वालों ने ये भी कहा था कि पढ़ाई में तो बड़ा अच्छा है, चलो अब आईआईटी वगैरह कर लो, तब उन्होंने ये कहा कि नहीं,
मेरी जो चॉइस है और जिस चीज में मुझे मजा आता है, जब बंदूकें देखता हूं या आउटडोर देखता हूं या एडवेंचर देखता हूं, वही मुझे मजा आता है। और जब उन्हें यह बात पता चली, तब फिर उन्होंने जी जान से मेहनत की और टॉप कर दिया। तो दोस्तों, हम भी कई बच्चों को देखते हैं जो अपने करियर को लेकर कई बार अनडिसाइडेड होते हैं। मैं स्पोर्ट्स में करियर बनाऊं या मैं एकेडमिक्स में ही आगे चला जाऊं या क्या करूं, समझ में नहीं आता। और कई बार हम उनके साथ इम्पेशेंट हो जाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एक छोटी उम्र में ही उस बात को पहचान लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्वधर्म या ट्रू कॉलिंग ऑफ आवर लाइफ। वो पहचान लेते हैं और फिर वहीं से उनके करियर की या उनके सक्सेस की शुरुआत होने लगती है। चाइल्ड प्रोडिजी जिसे हम कहते हैं, हम सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर। बचपन से बस एक ही क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, ये ट्रू कॉलिंग उनकी थी और उसमें वो आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने जीवन में बहुत देर से सक्सेस पाई या जिनको जीवन में बहुत देर से अपने ट्रू कॉलिंग का पता चला हो। जैसे एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो KFC के जो फाउंडर थे कर्नल सैंडर्स या अब्राहम लिंकन, बड़े देर से उनको सक्सेस मिली। मैं खुद इस बात का एग्जाम्पल हूं। मुझे खुद अपने जीवन के 40 साल बाद पता चला कि मेरी ट्रू कॉलिंग क्या है। और ये कई बार होता है। बच्चों के साथ थोड़ा सा हम पेशेंस रखें, उन्हें जरूर इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उनकी ट्रू कॉलिंग क्या है। और जिस दिन पता चला, उस दिन से वो जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। और एज पेरेंट्स हम इन बच्चों की कैसे सहायता कर सकते हैं? तो हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, हम उन्हें मेंटोर कर सकते हैं, हम उनका असेसमेंट करवा सकते हैं, जिससे कि पता चले कि उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी स्ट्रेंथ, उनका ट्रू कॉलिंग क्या है। एक मजेदार चीज जो कमांडर अभिषेक ने बताई और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था सुनते हुए, उन्होंने कहा कि बचपन में वो कितने खुराफाती थे। और अगर आपने गौर किया तो उनकी जो हंसी थी, वो भी एक, उसमें भी एक मस्ती थी उस हंसी में भी, और बड़ी प्यारी सी वो उनकी हंसी थी, एकदम इनोसेंस उसमें भरा हुआ था। अब हम यही सोच रहे थे कि जैसे उन्होंने अपनी NEC की लाइफ के बारे में बताया, कितनी टफ लाइफ थी। रफ वेदर कंडीशंस, बाहर तो ढेर सारा पानी था लेकिन नल में पानी नहीं आता था। सफेद उनका यूनिफॉर्म होता था, खुद धोना पड़ता था, रैगिंग होती थी, यानी रात को 12 बजे रिपोर्ट करो, 2 बजे रिपोर्ट करो, ये सारी बातें होती थी। लेकिन इसके बावजूद, इसके दरमियान भी उन्होंने कहा कि किस तरह की खुराफाती वो किया करते थे। जैसे किसी के बैग से खाना चुरा लेना, कपड़े ले लेना और खुद पहन लेना, ये सारी बातें वो किया करते थे। हम यही सोच रहे थे कि यार, जीवन जो है ना, जीवन कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने लेकर के आता है जीवन। तो हम क्या करें? बॉक डाउन होकर बैठे रहें, रोते रहें? क्या करें? हमने तो यही सीखा कमांडर अभिषेक से कि चाहे जो कुछ हो, ये जो खुराफातीपना है या जो एक मस्ती है, एक बचपना जो होता है ना, ये हमारे अंदर हमेशा ही जिंदा रहना चाहिए। तभी जो भी लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स, उतार चढ़ाव जो कुछ भी आते हैं, हंसते गाते हम इन सारे उतार चढ़ाव को पार कर सकते हैं। मैंने कमांडर अभिषेक से एक सवाल पूछा था कि क्या वो बात थी जिसकी वजह से वो कंटिन्यू कर पाए, इसके बावजूद भी कि ट्रेनिंग में इतना सारा पेन होता था, इतना सारा कड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती थी। जैसे मैंने उनसे कहा था कि हम तो 2 दिन जिम में जाते, तीसरे दिन छोड़ देते हैं, तो आपने कैसे कंटिन्यू किया? और जो बात उन्होंने बताई थी, बहुत ही जबरदस्त बात थी। और वो ये, उन्होंने कहा कि जब मैं परिश्रम कर रहा था तो मेरे अंदर सिर्फ एक ही दृश्य बार बार आता था, और वो ये था कि मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, यूनिफॉर्म में स्टार्स लगे हुए हैं, मेडल्स लगे हुए हैं, और मैं देश की सेवा कर रहा हूं। ये उनका एक विजुअलाइजेशन था। हम भी जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं। हम बड़ा घर चाहते हैं, या बहुत अच्छी नौकरी, या पोजीशन, या पैसा, या बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं। तो हमारे लिए भी अगर उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट करना है, तो ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि सबसे पहले हम उस दृश्य को अपने मन में देखें।
कि ये हो रहा है, और तब जाकर के वो सारी बातें जो है हकीकत में बदल जाएगी। कई सारे स्पोर्ट्समैन हमने देखे हैं जो जब प्रैक्टिस करते हैं तो यही सोचते हैं कि मैंने इस देश की, भारत देश की जर्सी पहनी है, या जिस भी देश के स्पोर्ट्स पर्सन हो, देश के लिए मैं खेल रहा हूं, देश के लिए मैं मैचेस जिता रहा हूं। ये सारी बातें अपने मन में वो विजुअलाइज करते रहते हैं। तो हम भी इस तरह से अपने मन में पहले उस दृश्य को देखें ताकि वो हकीकत में बदल जाए। लेकिन एक और बात ध्यान में रखनी है, सिर्फ अपने मन में उस दृश्य को रख के बैठे नहीं रहना है, लेकिन उसके साथ साथ कड़ी मेहनत भी करनी है। जब ये दोनों बातें जुड़ जाएंगी ना, कड़ी मेहनत और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, ये बातें हकीकत में जरूर बदलेंगी। मुझे ओम शांति ओम फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है जिसमें शाहरुख खान ने ये कहा है कि अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात जुड़ जाती है आपको उससे मिलाने की कोशिश में। कमांडर अभिषेक ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताई। जब वो बात कर रहे थे, जब वो शिप पर जाते थे, तो किस तरह से उन्होंने कहा कि शिप एक टाउनशिप की तरह होती है जहां पर हर वो चीज होती है जिनका उनको ख्याल रखना पड़ता है, जैसे अपनी खुद की गैस, अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी, अपने लोगों का ख्याल, ताकि वो किसी भी अनहोनी से अपने आप को रेडी रख सके। और जिसको उन्होंने कहा था ऑपरेशनल रेडीनेस। कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसकी वजह से अचानक कुछ हो जाए और उन्हें पता ना हो कि अब क्या किया जा सके। तो दोस्तों, हमारा जीवन भी एक शिप की तरह ही है, और हमें भी जीवन में आने वाली ऐसी कई सारी घटनाएं जिसका हमें पता नहीं होता, अपने आप को रेडी रखना बहुत जरूरी है। ये हमारा अपना ऑपरेशनल रेडीनेस होगा। तो कैसे हम अपने आप को तैयार करके रखें जीवन की उन सारी बातों को फेस करने के लिए? तो सबसे पहले फिजिकल वेलबींग, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें ताकि हम फिजिकली फिट रहें और जो कोई भी काम हो हम आसानी से कर पाएं। दूसरा, इमोशनल वेलबींग। तो इमोशनल वेलबींग के लिए क्या करें? हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग अपने जीवन में ला सकते हैं, हम जर्नलिंग कर सकते हैं जहां हम हमारे इमोशंस को लिखें ताकि हमारा इमोशनल बैलेंस जो है वो हमेशा बना रहे। तीसरा, इंटेलेक्चुअल वेलबींग। दुनिया में कई सारी बातें होती रहती है, हम अलग अलग पहलुओं के बारे में पढ़ें और अपना एक ग्लोबल व्यू तैयार करें ताकि हम लोगों के साथ कॉन्वर्सेशंस कर पाएं। चौथा, स्पिरिचुअल वेलबींग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कर्मकांड करते रहें, लेकिन स्पिरिचुअल वेलबींग का मतलब ये है कि हम फॉरगिवनेस को ले आए अपने जीवन में, दया भाव को अपने जीवन में लेकर के आए और भगवान का कार्य करते रहें। फाइनेंशियल वेलबींग, हम बचत करें ताकि, जैसे हम कहते हैं ना, प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर अ रेनी डे, जब कभी जरूरत हो तो हमें दिक्कत ना हो। इसके बाद आता है सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब यही है कि हम हमारे आसपास के लोगों के साथ, सिर्फ हमारे फैमिली में जो है उतने ही नहीं, बल्कि हमारे नेबर्स हुए, हमारे मित्र हुए, हमारे कलीग्स हुए, सबके साथ अच्छे संबंध बना के रखें ताकि जरूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैंने कहीं किसी के साथ कोई संबंध नहीं बनाया और अचानक से जरूरत आ गई, कौन आएगा? तो ये सारी बातें हैं जो हम हमारे जीवन में लाएं तो हम ऑपरेशनली रेडी हो सकते हैं जीवन की हर वो चुनौती का सामना करने के लिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने कमांडर अभिषेक से जो कुछ भी सुना है, बिलीव मी, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है। आगे बहुत सारी गहरी बातें और बहुत सारी ऊंची बातें कमांडर अभिषेक ने हमें बताई है। तो बने रहिए हमारे साथ पार्ट 2 देखने के लिए। आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स लिखिए, आपके दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे कमांडर अभिषेक का पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए
प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्कार।